सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड किस तरह आधुनिक संसार में कहाँ शुरुआत हुई, क्या क्या रीजंस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इस पे हम चर्चाएं करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब ये फैक्ट्रियाँ कैसे आईं, किस तरह आगमन हुआ इनका। तो द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कम अप बाय द 1730, बट इट वाज ओनली इट द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। कह रहा है कि इंग्लैंड में फैक्ट्रियों का प्रारंभिक समय, यानी फैक्ट्रियों के आगमन का जो प्रारंभिक समय था वो 1730 में था, लेकिन 18th सेंचुरी के समाप्ति तक कई फैक्ट्रियों का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कई फैक्ट्रियां लगा दी गई। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा वाज कॉटन। कह रहा नए इरा का पहला सिंबल कॉटन था। तात्पर्य कि जो नई शताब्दी थी उसका सिंबल कॉटन था। द प्रोडक्शन बूम्ड इन लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी की समाप्ति तक जो उत्पादन था वो बहुत तेजी से होने लगा। In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed the cotton industry. ब्रिटेन में 1760 तक 2.5 मिलियन पाउंड जो कच्चा कॉटन था उसका इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन ठीक 27 साल बाद यानी 1787 में यह इंपोर्ट बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया। इससे यह पता चलता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया। आइए देखें कि उन प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव किए गए। A series of invention in 18th century increased the efficiency of each step of production process. कह रहा है कि कई 18th सेंचुरी में कई इन्वेंशन किए गए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जैसे कार्डिंग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, स्पाइनिंग मशीन, रोलिंग मशीन। इन मशीनों का जो इन्वेंशन किया गया उससे इन्हांस द आउटपुट ऑफ वर्करों की आउटपुट बढ़ गई। इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। अब हर वर्कर सक्षम हो गया ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, और हर वर्कर अब हर वर्कर संभवतः जो प्रोडक्शन था उसमें जो यार्न थे यानी जो धागे थे वह और अधिक मजबूती से या और अधिक मजबूत बनाए गए। देन उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने एक कॉटन मिल को क्रिएट किया जिसमें जो क्लॉथ का प्रोडक्शन था वह कंट्री साइड ना होकर एक घर में होने लगा। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे प्रोडक्शन आसपास ना होके, यानी छोटे छोटे फैक्ट्रियों में ना होके, एक ही जगह एक ही छत के नीचे एक रूफ मैनेजमेंट की तरह एक छत के नीचे यानी एक ही रूफ के नीचे एक ही मैनेजमेंट के सुपरविजन में होने लगा। जिससे क्या हुआ, द क्वालिटी था, जो गुण था, उत्पादन था, वह भी बढ़ा। लेबरों के रेगुलेशन बढ़े, यानी लेबरों का जो रेगुलेशन था, वर्कर रूटीन था, वो भी अच्छा हो गया, और लेबरों पर जो सुपरविज़न होता था वह भी बेटर हो गया। इसके साथ साथ क्वालिटी और रेगुलेशन में भी सुधार आया। प्रोडक्शन प्रोसेस जहां कंट्री साइड यानी देश के आसपास के एरिया में प्रोडक्शन को मैनेज करना, उसे मैनेजमेंट करना, उस पर सुपरविज़न करना कठिन होता था, अब वह एक रूफ मैनेजमेंट के कारण या मशीन आने के कारण आसान हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मशीनों के आने के कारण बहुत सारे बदलाव आए, जिसके कारण जो सिस्टम था वह काफ़ी बदल गया। अब बात करते हैं इन लेट 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के लेट तक फैक्ट्रीज इंक्रीजली बिकम एन
इमिटेट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड लैंडस्केप। फैक्ट्री जो थे वो इंग्लैंड लैंडस्केप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो गए। जहाँ भी विजिबल, जहाँ भी दिखाई देता था, हर जगह फैक्ट्री ही फैक्ट्री दिखाई देती थी। नई नई फैक्ट्रियों को डेवलप किया जाने लगा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। अगर धुंधला भी कहीं दिखाई देता था, कहीं धुंधलापन भी होता था, तो वो भी फैक्ट्रियों के कारण होता था। धुंधलेपन से मतलब आप दूर कहीं देखते थे तो अगर कोई चीज़ धुंधली नज़र आती थी तो वह भी क्या थी, अस्थायी फैक्ट्रियाँ थी। सभी लोगों का जो अटेंशन था वह फैक्ट्रियों पर होने लगा। सभी लोग वर्कशॉप्स, छोटे छोटे वर्कशॉप्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन मिल्स को स्थापित करने लगे ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगे। अब यहाँ पे पेश ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज यानी किस तरह औद्योगिक बदलाव आए, उसमें क्या पेश बना, कैसे उसके आधार बनाए गए, इस पर चर्चाएं करते हैं। हाउ रैपिड वार प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह यह इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ा। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों का बढ़ना ही है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री से है, यानी फैक्ट्रियों का बढ़ना, या फैक्ट्री इंडस्ट्री के में वृद्धि से है? इसके 4 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। पहला पॉइंट यह है कि मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेयर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। ज़्यादातर जो डायनेमिक इंडस्ट्री थे ब्रिटेन में कॉटन और मेटल के थे, जिसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ। विशेषकर कॉटन इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ 1848 के बाद। उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। जब रेलवे का एक्सपेंशन 1840 के बाद किया गया तो 1860 तक आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि उस समय आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ गई। आयरन और स्टील की डिमांड आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 1873 में ब्रिटेन जो आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट करता था 77 मिलियन पाउंड, वह कॉटन एक्सपोर्ट की वैल्यू से डबल हो गया। दूसरी बात कि जो नई नई इंडस्ट्रीज थी कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, परंपरागत इंडस्ट्रीज को आसानी से हटा नहीं पाई। कारण क्या था कि 19वीं सेंचुरी में केवल 20% ही जो वर्कर थे उन्हें टेक्नोलॉजी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी थे उसमें वो काम करते थे। बाकी जो 80% वर्कर थे वो ट्रेडिशनल वर्क में काम करते थे, यानी परंपरागत वर्क में काम करते थे। वो फैक्ट्रीज में काम न करके अपने घरों में लगाए गए डोमेस्टिक यूनिट, अपने घरों में लगाए गए यूनिट में काम करते थे। तीसरा जो है कि जो पेस ऑफ चेंज था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का, नॉट सेट बी स्टीम पावर कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। तो जो स्टीम पावर था यानी जो भाप की शक्ति से चलने थे उन्हें वो सेट नहीं हो पाया। मतलब जो परंपरागत इंडस्ट्री थी उसमें हाथ से काम किया जाता था, स्टीम इंजन या स्टीम पावर का यूज नहीं किया जाता था। लेकिन यह स्टीम पावर इंटायर सेगमेंट या पूरे सेगमेंट में नहीं फैला। यह केवल स्मॉल इन्वेंशंस थे जो नॉन मशीनाइज सेक्टर में बहुत कम ग्रो अप किए, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, ग्लास वर्क में, टैनिंग में, फर्नीचर में, प्रोडक्शन इम्प्लीमेंट, इनमें वो नॉन मशीनाइज सेक्टर में इनका कोई वर्क नहीं था। ये केवल मशीनाइज सेक्टर में वर्क करते थे, मतलब मशीनी सेक्टर में इनका वर्क था, नॉन मशीनाइज सेक्टर में इनका कोई वर्क नहीं था। इसके कारण इनका इनका जो प्रोडक्शन था वह नॉन मशीनाइज यानी जो हैंडलूम प्रोडक्शन था उस पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर कि जो पेस ऑफ चेंज था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का, सॉरी चौथे पर आते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो बहुत स्लो था, मतलब जो तकनीकी बदलाव था वो बहुत स्लो था। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थे यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें केवल जो बड़े इंडस्ट्रीज थे उनमें ही यह टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जो एक्सपेंसिव मशीनें थी, वो केवल वही लगा सकते थे जिनके पास काफ़ी पैसा था। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले थे वो इस ट्रेडिशनल
वर्क को करते थे, क्योंकि वो इन्वेंशन और मैन्युफैक्चर्स को बहुत ज़्यादा बियर नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण ये भी है कि जो नए नए इन्वेंशन होते थे उसमें बहुत ज़्यादा क्लेम आता था, यानी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती थी, जिससे मैन्युफैक्चर और इन्वेंटर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते थे। इसके अलावा स्टीम इंजन की बात करें तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन जो बनाया था उसे पहले न्यू कॉम्स ने पेटेंट करा लिया था नए इंजन के रूप में 1780 में। और यह जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, यह मैथ्यू बोल्टन, उसने एक नए मॉडल के इंजन का निर्माण किया, लेकिन कई सालों तक उसे किसी भी बायर की खरीदारी या कोई भी बायर नहीं मिला। बिगनिंग 19th सेंचुरी में लगभग 321 स्टीम इंजन बनाए गए इंग्लैंड में, जिसमें 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते थे, 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्री में काम करते थे, और बाकी जो थे वो माइनिंग और कैनल वर्क या आयरन वर्क में काम करते थे। स्टीम इंजन और steam engine were not used any of the other industry till much later in the century. सेंचुरी के ज़्यादा समय तक स्टीम इंजन को और दूसरे कार्यों में यूज नहीं किया गया इनके अलावा। So most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industries. तो जो सबसे पावरफुल नई टेक्नोलॉजी थी जो प्रोडक्ट लेबर की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती थी, उसे औद्योगिक क्षेत्रों के मालिक या इंडस्ट्रियल ओनर ने बहुत धीरे धीरे स्वीकार किया। Historians now have come to be increasingly recognized that typical worker mind mid-19th century was not a machine operator but traditional craft person and labor. कह रहा है कि इतिहासकार यह भी पहचानते हैं या यह भी ध्यान देते थे कि मिड 19th सेंचुरी में जो ज़्यादातर वर्कर थे वो मशीन ऑपरेटर नहीं थे, वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन और लेबर थे, जिन्हें उन नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था।